गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल की जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम आपसे कायिक जनन के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आपको बताया कि कायिक जनन जड़ों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, पत्र कंदों के द्वारा होता है। तने में मैंने आपको बताया भूमिगत तने के द्वारा होता है। भूमिगत तनों के द्वारा मैंने आपको बताया किन किन के द्वारा होता है। तनाकंद के द्वारा होता है, सलकंद के द्वारा होता है, ठीक है, प्रकंदों के द्वारा होता है, अंतर्भूस्तरीय प्रकार का होता है और सबसे लास्ट में मैंने बताया घनकंद के द्वारा होता है। उसके बाद हमने आपसे बात करी थी विसर्पी तने या अर्धवायवीय तने। विसर्पी या अर्धवायवीय तने जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इनमें मैंने आपसे बताया कि विसर्पी जो तने होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऊपर भूस्तरीय, भूस्तरीय और भूस्तरीय, ठीक है। ऊपर भूस्तरीय तने ऐसे तने होते हैं, ठीक है, जो पौधे की जो जड़ें होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं, गांठों के रूप में वहाँ पर क्या है वो पाए जाते हैं। तने कैसे होते हैं? पतले होते हैं, संकीर्ण होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है। इन पादपों की जड़ें जो होती है वो नियमित अंतराल पर लगी होती है, जिनके ऊपर वायवीय तना पाया जाता है। और जहाँ वायवीय तना जड़ से जुड़ा होता है वहां पर क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। जब वायवीय तना या गांठ टूट करके नीचे गिर जाती है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है, जैसे घास या दूब के अंदर मैंने आपको बताया था। दूसरा होता है यानी कि भूस्तरीय प्रकार का, यानी कि इस प्रकार की जो तने होते हैं जो मृदा के अंदर क्षैतिज रूप में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये कैसे वृद्धि करते हैं? इस प्रकार के तने क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं। उन तनों के ऊपर क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है और उन गांठों में अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और वो अपस्थानिक कलिका अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करते हैं, जिनके लिए मैंने आपको बताया था स्ट्रापेरी। तीसरा, इसके बाद हमने आपसे बात की थे भूस्तरिका के बारे में और भूस्तरिका में मैंने आपको बताया था इकोर्निया क्रैसिपिस, जिसको बोलते हैं जलकुंभी। जलकुंभी का उदाहरण आपको दिया था। इनका तना कैसा होता है? ये जलीय पादपों में पाया जाता है और जलीय पादपों में आपको बता दो इनका तना ऊर्ध्व स्थिति में पाया जाता है और उस ऊर्ध्व तने के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पर्व पाए जाते हैं। जब इनका तना टूट करके गिर जाता है तो टूटे हुए तने से नए पादपों का क्या हो जाता है? निर्माण। सबसे अंत में मैंने आपसे बात की थी वायवीय तने के बारे में। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका पर्णकाय टूट करके नीचे गिर जाता है, जिस पर अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होती है और नए पादपों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में कि अलैंगिक जनन का क्या महत्व है। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है वो जनन की सबसे तीव्रतम विधि होती है, जनन की सबसे तीव्र विधि होती है, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया अलैंगिक जनन का महत्व कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संततियां होती हैं उनसे फल और फूल जो होता है वो शीघ्रता से क्या है? प्राप्त किए जा सकते हैं। अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा बंजर भूमि को भी क्या बनाया जा सकता है? हरा भरा बनाया जा सकता है। चौथा, मैंने आपको बताया कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज क्या नहीं होते हैं? अंकुरित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और जिन पादपों के बीज अंकुरित नहीं होते हैं, अर्थात उन पादपों के बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती, तो उनमें क्या है? कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा, ठीक है, कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा उन बीजों को आसानी से क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। देखिए, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीजों का क्या नहीं होता है? निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो उनमें कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा बीज क्या किए जा सकते हैं? निर्माण किए जा सकते हैं, नए बीजों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है भाई। देखिए, सबसे अंत में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पादप मैं आपसे बात कर रहा हूं अलैंगिक जनन का अंतिम महत्व, ठीक है। तो इस अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा कुछ पादपों की जातियों को, वंशों को या उनकी प्रजातियों को या उनके शुद्ध वंशक्रम को लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? संरक्षित किया जा सकता है,
क्या किया जा सकता है, उनके वंश को, उनकी जातियों को, उनके वंश क्रम को लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। यह हो गया अलैंगिक जनन का महत्व। अलैंगिक जनन के बाद हमने बात की थी, नेक्स्ट बिंदु जो था हमारा वो ये था लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन क्या है, आपको बताया कि ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन को एम्फीगोनी कहते हैं, लैंगिक जनन को एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, उसे सहजनन भी कहते हैं, लैंगिक जनन को उभय मिश्रण भी कहा जाता है। इन बिंदुओं पर हमने आपसे बात करी। लैंगिक जनन ठीक है किन में होता है, इस पे मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के जंतुओं में या जीवों में पाया जाता है, हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। दूसरा आपको बताया है कि द्विजनकीय प्राणियों के अंदर, बाई पैरेंटल जीवों के अंदर क्या है, लैंगिक जनन पाया जाता है। द्विजनकीय प्राणियों में लैंगिक जनन क्या है, पाया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया लैंगिक जनन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवों के अंदर क्या है, पाया जाता है। चौथा हमने आपको बताया कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें समसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का उनके अंदर क्या पाया जाता है, विभाजन पाया जाता है। समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। सबसे अंत में मैंने आपसे बात की थी कि लैंगिक जनन में युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मकों का जो निर्माण होता है उनका फिर स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण के पश्चात मैंने बताया युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है, जिस क्रिया को हम निषेचन की क्रिया भी बाद में कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने लैंगिक जनन किसे कहते हैं ये परिभाषा आपको यहाँ तक बताया था। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण व युग्मकों के संलयन के पश्चात नई संतति का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। यहाँ तक हम आपसे बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए लैंगिक जनन किस प्रकार से कैसे जीवों के अंदर होता है उस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो हाउ टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लैंगिक जनन कैसे होता है इस पर बात कर रहे हैं। देखिए लैंगिक जनन करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि लैंगिक जनन करने के लिए ठीक है जनक जो होता है वो लैंगिक जनन की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। और जनक भी कौन से, दो प्रकार के होते हैं जनक, एक नर जनक होता है, दूसरा कौन सा होता है, मादा जनक होता है। जैसे मैं मानव के यहाँ पर एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको, किसका, मानव। नर जो मनुष्य होते हैं उनमें जन्नांग जो होता है ठीक है, जो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता है वो जन्नांग होता है वृषण, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस कहते हैं। मादा जो मानव होता है उसमें लैंगिक जनन करने वाला प्रमुख जन्नांग का नाम क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय, ओवरी होती है। ठीक है, देखिए जो वृषण होते हैं इनके अंदर क्या होता है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। जब वृषणों में युग्मक जनन की क्रिया होती है तो युग्मक जनन की क्रिया के फलस्वरूप ठीक है किसका निर्माण होता है, नर मानव में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस शुक्राणु को क्या कहा जाता है, नर युग्मक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। मादाएं जो होती हैं उनके अंदर अंडाशय होता है। अंडाशय में कौन सी क्रिया होती है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो वहां पे किसका निर्माण होता है, अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अंडाणु को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। देखिए अब मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पे कि वृषणों में युग्मक जनन कैसे हुआ। तो वृषण के अंदर कौन सी कोशिका होती है, आदि मात्र कोशिका होती है। ये आदि मात्र कोशिका है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमोर्डियल मदर सेल कहते हैं। वृषणों में कौन सी कोशिका होती है? प्राइमोर्डियल मदर सेल होती है। उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित होती है। और आपको बता दूं, वृषणों में जब युग्मक जनन की क्रिया होती है तो 3 प्रवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहली प्रवस्था को बोलते हैं गुणन प्रवस्था, दूसरी को बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था और तीसरी को कहा जाता है परिपक्वन अवस्था। युग्मक जनन कितने चरणों में पूर्ण होता है? 3 चरणों में पूर्ण होता है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन अवस्था। देखिए यहाँ पर वृषण की आदि मात्र कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री यानी कि समसूत्री विभाजन यहाँ पे होगा, यानी कि गुणन अवस्था यहाँ पे चल रही है। कौन सी अवस्था है? गुणन प्रवस्था। तो यहाँ पर 2 समान आकार की कोशिकाओं का क्या हो जाएगा? निर्माण होगा। ये कोशिका फिर वापस क्या करेंगे? समसूत्र विभाजन की क्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप अनेक शुक्रजनन की कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अनेक स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं का यहाँ पर क्या है? निर्माण हो जाता है। आप देखिए ये वृद्धि प्रवस्था हो गई यहाँ पर। अब इनमें से एक शुक्राणु जनन की कोशिका या एक स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका, ठीक है, पोषण ग्रहण करते आकार में कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आकार में कैसी हो गई है? बड़ी हो गई है। और ये क्या है? इस कोशिका को कहा जाएगा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? वृद्धि प्रवस्था। यानी कि युग्मक जनन कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। गुणन प्रवस्था के बाद कौन सी आ गई है? वृद्धि प्रवस्था। और अब इनका परिपक्वन होगा। यहाँ पे क्या है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की ये जो कोशिका होती है, इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, ठीक है, तो आप देखिए 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये 2 कोशिकाएं देखो यहाँ पर N और ये भी N, इसलिए इस कोशिकाओं को कहा जाता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। और ये दोनों द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं में फिर अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा? द्वितीय होगा। और द्वितीय होने पर किसका निर्माण हो जाता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और यहाँ से लेकर के ये अवस्था को क्या सी अवस्था कहा जाता है? परिपक्वन अवस्था। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि वृषणों के द्वारा नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, यानी कि युग्मक जनन की क्रिया द्वारा होता है। युग्मक जनन मैंने आपको बताया 3 चरणों में बटी होती है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन अवस्था। मैंने शॉर्टली बताई है क्योंकि ये तीसरे चैप्टर के अंदर आपको फिर से पढ़ने के लिए मिलेगी, इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त में यहाँ पे बता दिया है। देखिए जब नर और मादा के अंदर क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यानी कि नर युग्मक का और मादा युग्मक का जब निर्माण हो जाता है, तो निर्माण होने के पश्चात ये युग्मकों का क्या है? नर और मादा आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। नर और मादा क्या करते हैं? आपस में संयोग करते हैं। और संयोग करने के फलस्वरूप, ठीक है, ये शुक्राणु क्या है? अंडाणु में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? युग्मक संलयन या उसे सिनगैमी कहा जाता है। और जब आपको बता दूं, ये मादा युग्मक का केंद्रक और नर युग्मक का केंद्रक दोनों आपस में क्या हो जाए? मिल जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन किसे कहते हैं? तो नर और मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों के संलयन की क्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के प्राक केंद्रकों के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। और निषेचन से बनने वाली जो कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। तो यहाँ पे युग्मनज बन गया है। युग्मनज के बाद मैंने आपको पहले बताया विदलन की क्रिया होगी, तूतक का निर्माण होगा, फिर किसका निर्माण होगा? ब्लास्टुला का निर्माण होगा,
फिर गैस्ट्रुला का निर्माण होगा, फिर अंगों का निर्माण होगा, फिर कायांतरण की क्रिया होगी, फिर एक भ्रूण का पूर्ण रूप से परिपक्व भ्रूण का निर्माण मादा के गर्भाशय में हो जाएगा और उसके पश्चात उसके द्वारा प्रसव करवा दिया जाएगा और प्रसव के बाद एक नई संतति का क्या हो जाएगा, निर्माण। इस तरीके से लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है और जितने भी युग्मक बनते हैं युग्मनज द्विगुणित होता है और युग्मक जो बनते हैं वो सारे कैसे होते हैं, अगुणित। शुक्राणु या नर युग्मक अगुणित होगा, अंडाणु या मादा युग्मक कैसे होंगे, अगुणित होंगे। अगुणित का मतलब है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, वहां पे अगुणित गुणसूत्रों की संख्या उनके अंदर क्या है, पाई जाती है। ठीक है, तो बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक किस तरीके से मानव के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, अब आपको मैं बात कर रहा हूं जैसे पादपों में लैंगिक जनन कैसे होगा, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा आपको चलते हुए डायग्राम के जरिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाउ टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो देखो पादप जो होते हैं वो मैंने आपको बताया मोस्टली जो पादप होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं और मोस्टली जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, अब द्विलिंगी जो पुष्प हैं उनमें क्या है, पुष्प जो होते हैं उनके अंदर पुष्प में आपको पहले बता चुका हूं कि पुष्प जो होता है वो उनमें नर जन्नांग यानी कि जन्नांग होता है। पादपों में जो पुष्प होता है उस पुष्प को क्या कहा जाता है, जन्नांग कहा जाता है, ये जन्नांग होता है। और उस जन्नांग में या तो नर जन्नांग भी हो सकता है, मादा जन्नांग भी हो सकता है। ठीक है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। दोनों अगर होंगे तो वो द्विलिंगी कहलाएगा, एक एक हैं तो वो एक लिंगी कहलाएगा। पुष्प में यदि दोनों जन्नांग उपस्थित हैं तो वो द्विलिंगी कहलाएंगे और पुष्प में यदि एक ही जन्नांग उपस्थित है कोई भी एक तो वो क्या कहलाएगा, केवल एक लिंगी कहलाएगा। तो नर पुष्प को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बोला था पुंग कहा जाता है, यानी कि नर जन्नांग को क्या कहा जाता है, पुष्प के नर जन्नांग को पुंग कहते हैं और पुष्प के मादा जन्नांग को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। इसको एंड्रोसियम कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गाइनेसियम कहा जाता है। एंड्रोसियम और ये क्या होता है, गाइनेसियम। पुंग की एक इकाई जो होती है, पुंग की एक इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। पुंग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है और पुंकेसर की संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये परागकोश होता है, यहाँ पे योजी ऊतक होता है, ये वाला भाग कुतंतु कहलाता है। जायांग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, अंडक कहा जाता है। जब पुंकेसर के अंदर जो परागकोश होगा, ये परागकोश होता है, जननक्षम संरचना होती है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है। तो अर्धसूत्र विभाजन होता है तो पराग कणों का निर्माण होता है और पराग कणों को क्या कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। पराग कणों को क्या कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, वैसे परागकोश जो होता है इसमें यहाँ पे लघु बीजाणुधानियां होती हैं, पर उस पर भी हम बाद में डिटेल करेंगे। अंडक होते हैं उनमें गुरु बीजाणुधानी होती है, उस गुरु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है या अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब ये नर युग्मक किस पे पहुंच जाते हैं, मादा युग्मक के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो निषेचन के फलस्वरूप ये फल और बीजों का क्या कर देता है, निर्माण। इस तरीके से आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ये बात आप समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वो कौन सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन में प्राणियों के जीवन चक्र की प्रमुख प्रवस्थाएं।
देखो लैंगिक जनन में जीवों की प्रमुख प्रवस्थाएं। देखिए लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उन जीवों की 3 प्रमुख प्रवस्थाएं होती हैं। ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके जीवन चक्र जो होता है उसको 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। तो हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन में जीवों के जीवन चक्र की, जीवों के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्थाएं, जीवों के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्थाओं पर आपसे बात कर, और आपको बता रहे हैं जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उन जीवों के जीवन चक्र के मुख्य रूप से कितनी प्रवस्थाएं होती हैं? 3 प्रवस्थाएं होती हैं। एक प्रवस्था को कहा जाता है किशोर अवस्था, एक अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, या उसे जुवेनाइल फेज के नाम से जाना जाता है, जुवेनाइल फेज के नाम से उसे जानते हैं। दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रजनन अवस्था के नाम से उसे जानते हैं, प्रजनन अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र की प्रमुख प्रवस्थाओं, और लैंगिक जनन करने वाले जीवों का जो जीवन चक्र होता है उसको मुख्य रूप से 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 किशोर अवस्था, नंबर 2 प्रजनन अवस्था, और नंबर 3 जीर्ण अवस्था। ठीक है, ये कौन सी अवस्था होती है? सेक्वेंस फेज, जीर्ण प्रवस्था के नाम से उसे क्या है जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीर्ण अवस्था कौन सी होती है। ठीक है, जीर्ण अवस्था कौन सी होती है? जीर्ण का मतलब जब व्यक्ति या मनुष्य वृद्ध अवस्था में आ जाता है, या पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं? वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जीर्ण अवस्था में होता है जब वो क्या है लगभग अपने प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने वाले होते हैं। वो अवधि होती है जब वो लगभग मरणासन स्थिति के अंदर आ जाते हैं, जब उनकी जैविक क्रियाएं बिल्कुल क्या हो जाती है? बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं किशोर अवस्था के बारे में कि किशोर अवस्था क्या है। ठीक है, देखिए किशोर अवस्था होती है वो जीवों के जीवन चक्र की, किशोर अवस्था होती है वो जीवों के जीवन चक्र की क्या है? पूर्व प्रजनन अवस्था होती है। जीवों के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था होती है? पूर्व प्रजनन अवस्था होती है, पूर्व प्रजनन अवस्था होती है। देखो मैं बहुत सिंपल सा आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आप एग्जांपल देखिए, एक नर मनुष्य, ये दूसरा है मादा मनुष्य। दोनों ने क्या किया? संयोग किया और एक नई संतति का निर्माण हुआ। मान लीजिए कोई नई संतति, नए नवजात शिशु का निर्माण आज हो गया। ठीक है, तो ये उसकी कायिक अवस्था कहलाएगी, किशोर अवस्था कहलाएगी यहाँ से। यानी कि जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर के जब तक उसमें युग्मक निर्माण की क्रिया प्रारंभ न हो जाए। ठीक है, युग्मक निर्माण क्रिया का मतलब उसमें जब शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण न हो जाए। ठीक है, तो तब ये क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का जब निर्माण होगा तो प्रजनन अवस्था होगी, और इस प्रजनन अवस्था से पूर्व की जो अवस्था होगी वो कौन सी कहलाएगी? किशोर अवस्था कहलाएगी। तो किशोर अवस्था होती है वो जीवों की पूर्व प्रजनन अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? पूर्व प्रजनन अवस्था होती है। इस अवस्था में जो जीव होता है उसके कायिक भागों में, उसकी कायिक संरचना के अंदर बहुत तेजी से क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, उस जीव के अंदर तीव्रता से क्या होती है? कायिक रूप में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है, आपको बता दो जीवों के जो किशोर अवस्था होती है या पादपों में, पादपों की अगर बात करें तो पादपों की जो कायिक अवस्था होती है
पादपों की कायिक अवस्था होते हैं उसे किशोर अवस्था कहते हैं। देखो पादपों की कायिक अवस्था के बारे में बात करें, जैसे हमने कोई बीज मृदा में बोया, ये बीज बोया, ये बीज यहाँ पे अंकुरित हो गया और अंकुरण के बाद ये धीरे धीरे क्या करेगा, वृद्धि करेगा। देखो वृद्धि करता जा रहा है, ये इसकी क्या है, जब तक ये वृद्धि कर रहा है ये कौन सी अवस्था कहलाएगा, कायिक अवस्था। परंतु जैसे इसके अंदर पुष्प का निर्माण होगा इस पादप के अंदर, वैसे इस पौधे की वृद्धि जो होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्योंकि अब कौन सी अवस्था आ गई है, प्रजनन अवस्था आ गई। जब तक इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होगा तब तक उस पौधे की लंबाई में वृद्धि होती जाती है, उसके आकार आयतन में क्या होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, उसकी मोटाई के अंदर क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। परंतु जैसे उसके अंदर प्रजनन अवस्था आती है तो उनके अंदर, ठीक है, क्या है, उनकी जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए मैंने बोला किशोर अवस्था होती है वो जीवों की वृद्धि तीव्रतम क्या होती है, वृद्धि अवस्था होती है। और पादपों की ये जो अवस्था कहलाती है वो कायिक अवस्था कहलाती है। और पादपों की जो कायिक अवस्था होती है, पादपों की जो कायिक अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था कहा जाता है। तो पादपों की कायिक अवस्था को क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था कहा जाता है। या मैंने आपको बोला था कि जीवों में, ठीक है, जीवों में पूर्व प्रजनन अवस्था को, पूर्व प्रजनन अवस्था को क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था कहा जाता है। देखिए दूसरे बिंदु पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बिंदु कहलाएगा हमारा प्रजनन अवस्था पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि पौधे के अंदर जब कायिक अवस्था रहती है तो पौधे की पत्तियों में तीव्रता से वृद्धि होती है, उनकी शाखाओं में तीव्रता से क्या होती है, वृद्धि होती है, उनकी कलिकाओं में क्या होती है, तीव्रता से वृद्धि होती है। तो ये पादपों के अंदर कौन सी अवस्था कहलाती है, कायिक अवस्था कहलाती है। देखिए किसी भी युग्मनज है, ध्यान से सुनना, भी युग्मनज का विकास हो गया और युग्मनज के विकास से नए जीव का निर्माण हो गया, और जो अभी नया जीव विकास हुआ है क्या उससे नए युग्मकों का निर्माण होगा, नहीं होगा, क्योंकि उनमें युग्मकों के निर्माण की क्रिया से पहले, ठीक है, उस जीव के अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है, किशोर अवस्था पाई जाती है। तो युग्मनज के विकास से, ठीक है, किसके विकास से, युग्मनज के। देखो युग्मनज जो होगा उसके विकास हुआ, और युग्मनज का जब विकास होगा तो नए जीव का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, नए जीव का निर्माण होगा। और जब नए जीव का निर्माण हो जाएगा तो उस नवजात शिशु के अंदर या नवजात पौधे के अंदर क्या युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, नहीं होगा। और जब तक उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तब तक की अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है उसे, किशोर अवस्था उसे क्या है, कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है उसे किशोर अवस्था कहा जाता है। देखिए किशोर अवस्था के बाद बात कर रहे हैं हम प्रजनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रजनन अवस्था क्या है कि जो जंतु होते हैं उनमें जनन करने की जब क्षमता उत्पन्न हो जाए, जब प्राणियों में जनन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, प्रजनन अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, प्रजनन अवस्था कहलाती है। प्रजनन अवस्था के आरंभिक काल को या प्रारंभिक काल को, प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को या आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, यौनारंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यौनारंभ। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को या प्रारंभिक समय अवधि को क्या कहा जाता है, यौनारंभ अवस्था कहा जाता है। ठीक है, कौन सी अवस्था कहा जाता है, यौनारंभ अवस्था कहलाता है। प्रजनन अवस्था में जो जीवों का विकास होता है वो धीमा होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रजनन अवस्था के अंदर जीवों का विकास कैसा होता है, धीमा होता है। कैसा होता है, विस्तृत होता है। और किस प्रकार का होता है, जटिल होता है। प्रजनन अवस्था में जीवों का विकास बहुत ही जटिल होता है, धीमा होता है, और कैसा होता है, विस्तृत होता है। ये ध्यान रखने की बात है। किस अवस्था के अंदर, प्रजनन अवस्था के अंदर। ठीक है,
जैसे आपको हम बताएं कि जैसे मनुष्यों की बात करें तो मादा मनुष्यों के अंदर रस चक्र क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, उस प्रजनन अवस्था की प्रारंभिक अवस्था को क्या करेगा, वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, उनकी प्रारंभिक अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो प्रजनन की प्रारंभिक अवस्था को कौन सा अवस्था कहा जाता है, यौवनारंभ अवस्था कहा जाता है। तो जैसे ही मादाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, यौवनारंभ अवस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी, यौवनारंभ अवस्था वो है के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। देखिए अगर हम पादपों के अंदर बात करें तो कुछ पादप जो पुष्पीय पादप होते हैं, मोस्टली पुष्पीय जो पादप होते हैं, उन पुष्पीय पादपों में पुष्प धारण करने की जब क्षमता पुष्पों में उत्पन्न हो जाती है, पुष्पीय पादपों में जब पुष्प धारण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो वो उनका कौन सा काल कहलाता है, वो उनकी प्रजनन अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, वो उनकी क्या कहलाती है, प्रजनन अवस्था कहलाती है। और आपको बता दो पादपों में पुष्प धारण करने की क्षमता के आधार पर, पादपों में पुष्प धारण करने की क्षमता के आधार पर पुष्प जो होते हैं या पादप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादपों में पुष्प धारण करने की क्षमता के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पादपों में पुष्प धारण करने की क्षमता के आधार पर पुष्पों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, तो हम बात करते हैं पुष्प धारण करने के आधार पर, पुष्प धारण करने के आधार पर पादपों का वर्गीकरण या पादपों के प्रकार। पुष्प, ठीक है, धारण करने के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक, और दूसरे होते हैं, ठीक है, पॉलीकार्पिक। मोनो का अर्थ होता है एक, कार्पिक का अर्थ होता है पुष्प धारण करना। ठीक है, ऐसे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, ऐसे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मोनोकार्पिक पुष्प कहा जाता है या मोनोकार्पिक पादप कहा जाता है। जैसे मोनोकार्पिक पादपों की आपको मैं बात करूं, मोनोकार्पिक पादपों की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, जितने भी रबी की फसल वाले पादप होते हैं, खरीफ की या जायद वाली फसल वाले पादप होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। मोस्टली रबी, खरीफ और जायद की फसल वाले जो पादप होते हैं उनमें केवल संपूर्ण जीवन काल के अंदर एक बारी उन पादपों में पुष्प क्या है, उत्पन्न होते हैं, एक बारी उनके द्वारा पुष्प धारण किए जाते हैं। ठीक है, परंतु आपको मैं बता दूं कुछ ऐसे भी पादप होते हैं, कुछ ऐसे भी बहुवर्षीय पादप होते हैं जो केवल अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर केवल और केवल एक बारी पुष्प धारण करते हैं। जैसे बांस की प्रजाति का एक पौधा है जिसका नाम है मैलेकाइना बॉम्बेसाइड। मैलेकाइना बॉम्बेसाइड, ये एक बांस की प्रजाति का पौधा है, बॉम्बेसाइड। मैलेकाइना बॉम्बेसाइड ये बांस की एक प्रजाति है और ये पादप कैसा है, एक बहुवर्षीय पादप होता है। कैसा पादप होता है, बहुवर्षीय पादप होता है। इसका जीवन काल 48 से लेकर लगभग 100 वर्ष के लगभग होता है। यानी कि मैलेकाइना बॉम्बेसाइड जो होता है वो 48 से 100 वर्षों तक कायिक अवस्था के रूप में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है, कायिक अवस्था में रहता है। और ये केवल एक बारी क्या रखता है, पुष्प धारण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, केवल एक बारी पुष्प धारण करने की क्षमता रखता है। ऐसा ही एक पौधा है नीला कुरेंजी का पौधा।
ये नीला कुरेंजी का पौधा जो होता है वो 12 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प धारण करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। ठीक है, नीला कुरेंजी का पादप भी केवल 12 वर्षों में केवल एक बार ही पुष्प धारण करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ठीक है, देखिए पॉलीकार्पिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।